हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट टेबल्स एंड फिगर जो आपके टर्म 1 में आ सकते हैं साइंस के क्लास 10th। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट आता है हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर में से, जिसमें एक्चुअली अगर आप देखेंगे इमेज में तो मैग्नीशियम रिबन जो है उसे बर्न किया जा रहा है एयर में एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड कलेक्ट किया जा रहा है वॉश ग्लास में। एक्चुअली मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है एयर में, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि मेटल जो है वो ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाता है, देन इट विल बी मेटल ऑक्साइड। देन नेक्स्ट इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की, देन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। एक्चुअली क्या है कि कोई भी मेटल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो नेक्स्ट इक्वेशन में यही दिखाया है कि अगर जिंक डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और वो एक नोब से बाहर चला जाएगा। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, राइट। देन नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इसमें अगर आप देखोगे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हार्ट टच कर रहा है जिसमें एक हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो नॉर्मली अगर आप कैल्शियम को उसमें डालोगे, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप एक वाटर में डालोगे और वाटर के साथ रिएक्ट करके एक्चुअली वो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कन्वर्ट होगा तो वो एक हीट रिलीज करता है और इसे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हो। तो एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करिए एंड उसमें ये दिखाया कि कैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, राइट। सो दैट वाज योर नेक्स्ट फिगर। सो नेक्स्ट फिगर विल बी गोइंग। नेक्स्ट अगर एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जहां पर आप जो ट्यूब में एक फेरस सल्फेट क्रिस्टल है और फेरस सल्फेट एक्चुअली एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, उसको बर्न किया जा रहा है, राइट। और बर्न करने के टाइम एक फ्रेगनेंस एक स्टीम पैदा होती है जिसकी बिहाफ पर हम उसे पता आइडेंटिफाई करते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है वो टेक प्लेस हुआ है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली फेरस सल्फेट जो है हीट अगर मैं करूंगा तो फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और जो सल्फर गैस है वो बाहर रिलीज हो रही है। सल्फर गैस को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते कि एकदम से अगर कोई भी गैस हमारे नोज में जाएगी तो वो हमें पेनिट्रेट कर सकती है या हमारी आइज को पेनिट्रेट कर सकती है और खराब कर सकती है। तो इसलिए हम वेव करके हल्की सी स्मेल लेते हैं जेंटल सी, जिससे हमें पता लग जाए कि जो सल्फेट है या सल्फर है वो रिलीज हो रहा है कि नहीं। ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट एक तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें आयरन में से सल्फेट ग्रुप अलग हो जाता है, राइट। देन नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस वाटर जो है वो भी एक तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन ही यहाँ पर की जा रही है, रिप्रेजेंट है, बट डीकम्पोजिशन हो रहा है वाटर का। वाटर का डीकम्पोजिशन मतलब कि अगर मैं इसमें से वाटर में से रिमूव करना चाहता हूँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो इजीली रिमूव कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ही आएगा कि अगर आप हाइड्रोजन को अलग करना हो, ऑक्सीजन को अलग करना चाहते हो तो इजीली अलग हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ चार्जेस कि एनोड पे जो है एंड देन कैथोड पे ऑक्सीजन इज नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ चला जाएगा एंड ऑक्सीजन इज पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज कैथोड की तरफ चला जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक बहुत कॉमन या ट्रेडिशनली कॉमन तरीके जिसमें से हम ये आयनिक जो चार्ज डेवलप हो जाते हैं उनको अलग करने में आसानी होती है। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस सेपरेट कर सकते हैं। देन आता है अगेन डीकम्पोजिशन ये जो सेकंड मेथड है, इसमें एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो डीकम्पोजिशन में इसमें चाइना डिश से एक सिल्वर क्लोराइड में से क्लोरीन को इवेपोरेट करवाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो अगर हम ध्यान से देखें तीन जो डायग्राम हमारे लास्ट आए थे, एक में हीट से हुआ, एक में इलेक्ट्रिसिटी से और लास्ट हमारा सनलाइट से। सनलाइट से मतलब लाइट की सेंसिटिविटी की वजह से दो केमिकल अलग हो जाते हैं। मतलब ये भी डीकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल है कि सिल्वर क्लोराइड में से क्लोरीन अलग हो रहा है, सिल्वर अलग हो रहा है। सिल्वर डिपॉजिट रह जाएगा चाइना डिश में और क्लोरीन गैसेस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन में, इसमें आयरन एल जो डिप किया सल्फेट सोल्यूशन में, इसमें एक्चुअली क्या किया गया कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया गया और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करने की वजह से जो आयरन है वो ब्राउनिश कलर की हो जाएगी और ब्लू कलर जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट वो फेड हो जाएगा, राइट। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि अगर आप देखोगे तो आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, उसकी वजह से ही होता है। लेकिन इन केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में
हम इसमें डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं कि जो पर्टिकुलर आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस करती है। वही हमारी जो सेकंड फिगर में, जिसमें अगर आप देखोगे तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, तो इसमें एग्जैक्टली सेपरेट करके दोनों को देखा गया कि आयरन नेल कैसे सेपरेट होकर अपना कलर चेंज कर लेता है। कॉपर सल्फेट जो ग्रीनिश कलर होता है या ब्लू ग्रीनिश कलर कहते हैं हम उसे, राइट, वो भी अपना जो है कलर चेंज करके लाइट हो जाता है, उसमें भी लाइट ब्लू सा कलर आ जाता है, राइट। तो ब्लू से लाइट ब्लू कलर कॉपर सल्फेट जो चेंज कर लेता है वो एक्चुअली आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी उसके भी हाफ में देखा गया। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट हमारा जो है वो नेक्स्ट हमारा जो है इसमें अगर हम देखेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। एक्चुअली ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, दोनों जो हम देखेंगे सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड जो है, राइट, वो दो ट्यूब में डालकर उसको मिक्स किया गया। देन जब मिक्स करते हैं तब उसमें से दो चीजें रिलीज होती हैं। एक होता है बेरियम सल्फेट जो सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा नीचे, और एक आएगा आपको सोडियम क्लोराइड जो एक एक्वस फॉर्म होती है। एक्वस मतलब कि डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म में होती है, वो अलग हो जाएगा। इसमें एक्चुअली क्या होएगा कि सोडियम और बेरियम जो है वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब सिर्फ एक चीज डिस्प्लेस होना, जैसे लास्ट में था आयरन एंड कॉपर का, लेकिन यहाँ दो चीजें डिस्प्लेस हो रही हैं, तो यहाँ पे इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। सो द नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड अगर हम देखेंगे, इट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड होना, दैट इज विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, राइट। तो ऑक्सीडेशन में ऑब्वियस है कि हीट करेंगे तो थोड़ा सा वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा कॉपर में, दैट विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो नेक्स्ट आपका चैप्टर है दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो उसके फर्स्ट ही डायग्राम में बिल्कुल अच्छे से रिप्रेजेंट कर रखा है कि कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, लाइक जिंक डाइलेक्ट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो सॉल्ट एंड गैस रिलीज करेगा, दैट विल बी ए हाइड्रोजन गैस। तो ये इस एक्सपेरिमेंट में मेंशन किया गया कि कोई भी अगर आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा, राइट। तो वही चीज यहाँ पर हो रखी है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो एक एसिड है, राइट, और वो जो मेटल है उन्होंने रिएक्ट किया एंड देन उसमें से गैस रिलीज हुई है, राइट। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। उन्होंने क्या किया यहाँ पर कि सोडियम जो नीचे लिया है सोडियम कार्बोनेट, राइट, सोडियम कार्बोनेट लिया है, सोडियम कार्बोनेट के डाइलेक्ट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, राइट। तो सोडियम कार्बोनेट को अगर डाइलेक्ट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट करेंगे तो उसमें आपका सोडियम क्लोराइड रिलीज हो जाएगा और वाटर एंड CO2 रिलीज हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, राइट में अगर आप देखोगे, राइट। तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एक्चुअली उसकी फर्दर रिएक्शन है कि जब NaCl एंड H2O एंड CO2 रिलीज होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में CO2 रिएक्ट करेगा और उस CO2 रिएक्ट करने की वजह से वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, दैट विल बी ए कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट भी बन रहा है। तो यहाँ पे हमारी दो रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है कि HCl को मैं जो रिएक्ट करवा रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट के साथ, जब HCl सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है देन उसमें से जो CO2 गैस निकलती है उस गैस को यूज किया जा रहा है रिएक्ट करवाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है वो CO2 के प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट बन रही है। तो इस तरह से ये फर्दर रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। लेकिन अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट जो बन रहा है अगर मैं और ज्यादा या एक्सेस फॉर्म ऑफ CO2 प्रेजेंट होंगी तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बन सकता है, राइट, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रेट भी बोलते हैं या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पूरा नाम आता है। तो इस तरह से भी ये दो रिएक्शन एक तरह से साइमल्टेनियसली यूज हो रही है जिसमें आप एसिड और एक बेस को भी रिएक्ट करवा रहे हो जैसे सोडियम कार्बोनेट, और उसके बिहाफ में जो CO2 रिलीज हो रहा है उसको आप कैल्शियम या लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे, दैट विल बी ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो साइमल्टेनियस रिएक्शन चल रही है कि अगर मेटल रिएक्ट करेगा किसी का मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा या मेटल हाइड्रोजन कार्बन रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो वो कैसा होएगा। तो ये वो रिएक्शन है, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम। सो नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो एसिड सोल्यूशन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेन यहाँ देखा जा रहा है कि एसिड और बेस में सिमिलैरिटी क्या है। तो एसिड सोल्यूशन में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि उसके H पॉजिटिव आयन भी होते हैं और
Cl नेगेटिव फॉर एग्जांपल HCl में देखोगे तो Cl नेगेटिव आयन भी होते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और बल्ब ग्लो करेगा। वही बेसिक करेक्टर में ये चीज़ नहीं देखी गई। बेसिक करेक्टर मोस्टली नेगेटिव करेक्टर होता है, तो उसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करे कि एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम अगर देखें तो हमने एक टेस्ट ट्यूब, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसमें अगर हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड है, एक सॉल्ट की फॉर्म है, उसको वाटर में डिसॉल्व कर रखा है और हम ऊपर से एक एसिड डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि वाटर के बिना कोई भी एसिड या फिर कोई भी अगर हम कहें कि आइंस जो है नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ H पॉजिटिव आइंस नहीं रिलीज होएगा जब तक वाटर नहीं होएगा। तो अगर हम HCl को या फिर किसी एसिड को अगर वाटर में डालेंगे देन उसमें से रिलीज हो जाएंगी जो हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन आयन रिलीज होएगा। तभी अगर देखो नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में अगर, तो वहां पर क्या हुआ, एक मॉइस्ट डिस्मथ पेपर है जिसमें से जो है रेड कलर कन्वर्ट हो रहा है ब्लू में। जो रेड कलर होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका एसिडिक करेक्टर। तो ये वो शो कर रहा है। लेकिन नीचे एक छोटा सा देखोगे जिसे हम कहते हैं गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। तो ये एक्चुअली क्या होता है, अगर ह्यूमिड टेम्परेचर में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो गार्ड सेल यूज किया जाता है हमारे, या सॉरी गार्ड ट्यूब यूज की जाती है जो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेती है और इजीली H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज हो सकते हैं और गैस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ना मॉइस्चर अगर होगा तो मॉइस्चर की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गैसेस स्टेट में आएगा नहीं बाहर आते ही, और वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली वो गैस कौन सी रिलीज हो रही है, H पॉजिटिव आयन हो रही है या फिर कौन से। तो हमें एसिड बेस का भी नहीं पता लग पाएगा कि आयन बन पा रहा है वाटर में कि नहीं। तो ये इसके लिए किया जा रहा है। सो नेक्स्ट आता है हमारा फिगर। जस्ट एज ए इंडिकेशन है कि अगर किसी भी चीज में इंडिकेशन ऐसी दिखे हो तो उसमें ये होता है कि इस बॉटल में जो है वो कंसंट्रेटेड एसिड है, मतलब प्योर फॉर्म एसिड जिसमें वाटर बहुत कम है और एसिड जो है वो बहुत ज्यादा, जो आपके लिए हजार्डस या फिर आपको डायरेक्टली पेनिट्रेट कर सकता है, जला सकता है। इवन सरफेस के ऊपर भी अगर आप डालोगे तो सरफेस को भी जला सकता है। तो मोस्टली ये स्ट्रॉन्ग एसिड में ये साइन लगा होता है। तो जस्ट इज अ साइन बोर्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, या फिर कोई बेसिस होते हैं स्ट्रॉन्ग जिसकी वजह से आपकी स्किन या फिर आपकी सरफेस को कोई प्रॉब्लम हो जाए। देन आपका नेक्स्ट फिगर आता है वेरिएशन ऑफ पीएच। अगर आप देखेंगे 7 इज ए न्यूट्रल, ठीक है, 7 से जितना भी कम होगा अप टू 0 एसिडिक हो जाएगा और 7 से 14 तक होगा अप टू बेस हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की रेशियो कितनी है। अगर H पॉजिटिव बहुत ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा तो वो एसिडिक कहलाएगा, और जितना ज्यादा होगा उसे हम उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, ठीक है, और जितना कम होगा H पॉजिटिव उसको हम उतना ही वीक एसिड कहेंगे। देन बेस की साइड जाए तो जितना OH नेगेटिव ज्यादा होता चला जाएगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होता चला जाएगा, और उसके साइमल्टेनियसली देखेंगे H पॉजिटिव कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम एसिड और बेस के देखते हैं। ऐसा नहीं होता किसी भी सोल्यूशन में H पॉजिटिव होगा तो सिर्फ H पॉजिटिव होगा, बेस होगा ही नहीं। बहुत कम होता है, लेकिन जितना ज्यादा इनकी रेशियो में कम ज्यादा की रेशियो होगी उतना ही ज्यादा वो एसिडिक और बेसिक हो जाता है। तो कोई भी चीज एसिड तब कहलाएगी जब उसमें H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव की मात्रा में ज्यादा होगा, और कोई भी बेस तब बेस कहलाएगी जब OH नेगेटिव ज्यादा होगा H पॉजिटिव के हिसाब से। तो इस डायग्राम में सिर्फ वो शो किया गया कि किस तरह से एक एसिड बेस करता है। देन इसी के नेक्स्ट एक आता है जिसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 1 पे कौन सा होता है, 2 पे कौन सा होता है, एंड 7 पे कौन सा होता है, 10 पे कौन सा होता है, 14। एक्चुअली ये पीएच स्केल है जिसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से जो हमारे पास सामने सोल्यूशन है या फिर जो हमारे पास एक सैंपल दिया है वो कौन से एसिडिक का है, कितना एसिड है। तो उसमें कलर चेंज होता है, जैसे हमने रेड का एसिडिक होता है। तो मोस्टली गैस्ट्रिक जूसेस जितने भी होते हैं 1.2 pH के होते हैं, लेमन 2.2 का होता है जो सिट्रिक एसिड होता है, प्योर वाटर अगर ले तो 7 एंड ब्लड ले तो 7.4, तो ये होता है। देन मिल्क और मैग्नीशियम जिसे हम एसिडिटी के लिए यूज करते हैं उसका 10 होता है। देन सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस होता है वो आपका 14 जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये पीएच स्केल है जो हम चेक करते हैं अपने किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को चेक करने के लिए। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक इमेज है जो डांडी मार्च शो कर रहा है। एक्चुअली महात्मा गांधी ने ये डांडी मार्च किया था। ये एक्चुअली इसमें थोड़ी हिस्ट्री भी है, अगर कहीं तो केमिस्ट्री भी है। तो हमने जो भी सोल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सोल्ट है, उस पर एक्चुअली एक टाइम पे टैक्स लगाया गया था, और जो कि हमारी नेसेसिटी लाइफ की, तो उसके लिए गांधी जी ने डांडी मार्च निकाला था, राइट, जो उनके साबरमती वन से शुरू हुआ था और एक डांडी जगह थी वहां पर जाके खत्म किया था। तो ये उसके एक रिवॉल्ट था जब गांधी जी ने शुरू किया डांडी मार्च को लेके। सो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है, ये एक तरह से हम कहें तो सेपरेशन है कि हम किस तरह से हम मरीन वाटर या फिर कहें तो किसी नॉर्मल वाटर में जिसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, या समुद्र के पानी में अगर बिल्कुल ही बात करें
तो उसमें से हम किस तरह से अलग कर सकते हैं, अलग अलग मटेरियल अलग कर सकते हैं और हम अलग अलग यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं, राइट। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, है ना, कॉमन सॉल्ट, तो ये सब कुछ हम बना सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली हम ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस एक तरीके से टेक्निक हुई है जहां पर हमने एनोड एंड कैथोड लिया और करंट को डायरेक्ट हमने वाटर में पास किया। वाटर में पास करने की वजह से जो आयनिक फॉर्म तैयार हो जाएगा सोल्यूशन में। आयनिक फॉर्म में तैयार होने की वजह से क्लोरीन पॉजिटिव साइड, मतलब एनोड की तरफ से गैस बनकर इवेपोरेट हो जाएगी, या फिर हम उसे किसी कंटेनर में प्रिजर्व करके रख लेंगे, और जो कि यूज होता है हमारा वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, देन पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग, डिसइंफेक्टेंट, सीएफ जो हमारा क्लोरोफ्लोर पेस्टिसाइड्स होते हैं उनमें यूज होता है। एंड दूसरी साइड देखोगे कैथोड में, जहाँ H पॉजिटिव सेपरेट हो जाएगा। H पॉजिटिव अगर कहें तो ऑब्वियस है वो कैथोड नेगेटिव है, इसकी उसकी साइड से गैसेस फॉर्म में निकलेगा और हम किसी कंटेनर प्रिजर्व कर लेंगे। और ऑब्वियस है हाइड्रोजन एज ए फ्यूल बहुत ज़्यादा हमारे सामने अब आ रहा है, एंड राइट, एंड मार्जिन जो होते हैं उनको भरने के लिए हाइड्रोजन गैस होता है, अमोनिया के लिए आता है, एंड फर्टिलाइजर एज ए यूज किया जाता है। और अगर आप देखो कैथोड के साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए बोरेन कंटेन सोल्यूशन में निकल जाता है, जिसे हम डीग्रीजिंग मटेरियल के लिए सोप में यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री यूज करते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर यूज करते हैं। तो इस तरह से ये सेपरेशन टेक्निक भी टेक प्लेस होती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन गया, H2 बन गया, क्लोरीन बन गया, और ये अलग अलग कंपाउंड हमारे अलग अलग जो है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं, लाइक बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये यूज होते हैं। तो 3 प्रोडक्ट हैं, तीनों के तीनों हम अलग अलग मिक्सचर में यूज करके हम इसे अपने यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट वो शो कर रहा है। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अगर हम उसमें देखें तो कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल्स हैं उनको बर्न किया जा रहा है। एक्चुअली कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है वो एक तरह से जब बर्न करते हैं तो उसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, कि क्रिस्टल फॉर्म में अगर हम एक्सेस फॉर्म में जैसे 0.5 H2O कॉपर सल्फेट में होता है, या तो वो जब हीट करते हैं तो वाटर उसमें से निकल जाता है। वाटर निकलने के बाद जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है वो कॉपर सल्फेट रह जाता है और वो क्रिस्टल वाइटिश कलर का हो जाता है। और जैसे ही अगर इसमें मॉइस्चर दोबारा से लें या कॉपर सल्फेट में दोबारा मॉइस्चर कंटेन कर लेगा, देन वो अपना कलर चेंज कर लेगा, जो कि एक ब्लूइश फॉर्म में कलर कन्वर्ट कर लेता है। तो ये मॉइस्चर की वजह से होता है, ब्लू कलर का क्रिस्टल है। तो इसे हम डीक्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक कहते हैं। तो डीक्रिस्टलाइजेशन मतलब इसमें से से वाटर इवेपोरेट कर दिया, तो डैट इज डीक्रिस्टलाइजेशन। और इसमें अगर हम थोड़ा सा मॉइस्चर दोबारा ले आए देन वो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक होता है, कि जिसके बिहाफ में हमारा क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। देन नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये फर्स्ट जो डायग्राम दिखाएंगे ये शो कर रहा है मेटल इज ए गुड कंडक्टर। तो हीट हम मेटल की एक एंड पे कर रहे हैं, और जब देख रहे हैं दूसरी साइड पिन की, तो दूसरी साइड जो देख रहे हैं वहां पर वैक्स लगा रखा है। तो जब वो हीट वहां ट्रैवल करेगा वहां तक, तो पर्टिकुलर वैक्स पिघलेगी और पिन जो है नीचे ड्रॉप हो जाएगी। तो एक तरह से एक मेटल पे हमने क्या किया, वैक्स के साथ पिन को उल्टा लटका रखा है। तो जब हीट हम कर रहे हैं थोड़े डिस्टेंस पे, लेकिन हीट ट्रैवल कर रही है मेटल में, कंडक्ट कर रही है, और वो ऑल ओवर पूरे मेटल में हीट ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से जो पिन के ऊपर जो वैक्स लगी वो गल रही है और पिन नीचे ड्रॉप हो जाएगी। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें मेटल की हीट कंडक्टिविटी के बारे में दिखाया जा रहा है। सो नेक्स्ट डायग्राम है अगेन, जो मेटल एक गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम कोई भी वायर यूज करते हैं मेटल की, तो उसमें से हम जब बैटरी में से दो को जोड़ते हैं देन बल्ब ग्लो कर लेता है, तो वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है। विदाउट लॉस वो फास्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करा के बल्ब को ग्लो करता है, तो दैट विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसका एग्जाम्पल है ये। सो नेक्स्ट मेटल एंड नॉन मेटल में आता है हमारा, जहाँ पे स्टीम के साथ मेटल को रिएक्ट कराया जा रहा है। अगर मेटल को आप स्टीम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो कोई भी मेटल अगर आप कहो तो स्टीम, मतलब जो ग्लास फूल में हल्का सा पानी से डिप है तो हीट करने की वजह से स्टीम पैदा हो रही है, तो मेटल रिएक्ट कर रहा है, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो उसके लिए भी एक नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो एक वाटर बबल्स निकल रही है। एक्चुअली वाटर में से जो बबल्स निकल रहे हैं दैट विल बी अ हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी मेटल अगर किसी मॉइस्चर कंडीशन में किसी के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट अगर हम डायग्राम देखेंगे, एसिड बेस में भी आया था, जहां पर एसिड बेस या केमिकल इक्वेशन में आएगा, जहां पर हमने एक आयरन एल को कॉपर सल्फेट में किया था, और जो कॉपर सल्फेट जो है रिप्लेस कर दिए थे आयरन को, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग है कि जो आयरन जो है मोर रिएक्टिव है तो कॉपर का। तो ये मेटल नॉन मेटल में ये भी देखा जाता है, जो ज्यादा रिएक्टिव हो लेस रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह वो कोट बना लेगा। तो आयरन की नेल के ऊपर अगर देखोगे तो ब्राउनिश सा कोट हो चुका है, जो कि एक कॉपर का कोट है, एंड जो कॉपर सोल्यूशन है वो फेड हो चुका है, वो लाइट ब्लू कलर का हो चुका है। तो ये वही सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किए गए, लेकिन मेटल नॉन मेटल के हिसाब से
ये दिखाया गया कि मेटल अगर सॉल्ट सोल्यूशन का रिएक्ट करता है तो वो कैसा दिखेगा। सो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे द मेटल नॉन मेटल में, तो फर्स्ट फिगर जो है आपका हीटिंग ऑफ सॉल्ट सैंपल ऑन ए स्पैचुला। तो एक्चुअली हम इसमें चेक कर रहे हैं कि जो भी हमारे मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं या आयनिक कंपाउंड जब बन जाते हैं तो वो कैसे उनका बिहेवियर करता है। तो अगर हम फिजिकल स्टेट में देखें तो जो हीट कर रहे हैं उससे हम ये पता कर रहे हैं कि जो आयनिक हमारे कंपाउंड होते हैं जैसे लाइक NaCl, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, वो कैसा बिहेव करेंगे। तो आयनिक एक्चुअली कंपाउंड जितने भी होते हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि उनके जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसे हम कहते हैं इंट्रा आयनिक अट्रैक्शन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में वही दिखाया कि स्पेशली में जब हम हीट करते हैं उनका इंट्रा आयनिक इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो हाई मेल्टिंग पॉइंट की मिलती है। देन उसके कंडक्टिविटी अगर देखेंगे सॉल्ट सोल्यूशन में, देन इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब सॉल्ट सोल्यूशन में जो हमारे सॉल्ट सोल्यूशन अगर हम डिजॉल्व फॉर्म में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक को कंडक्टिविटी करेगा, राइट। अगर इलेक्ट्रिविटी कंडक्टिविटी नहीं करेगा क्योंकि वो जो सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसमें आयन ट्रैवल करने के लिए जगह नहीं मिलती है उसे, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं दिखाता। लेकिन जैसे ही वो जो सॉल्ट है वो हमारे डिजॉल्व फॉर्म में जाता है तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दिखाता है। तो हमारे जो आयन्स होते हैं या फिर हमारे आयनिक सोल्यूशन या आयनिक सॉल्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी दिखाते हैं, लेकिन उसे उनको मोल्टन स्टेट में होना पड़ेगा या फिर डिजॉल्व फॉर्म में होना पड़ेगा वाटर में, तब वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएंगे। सो नेक्स्ट हमारी एक फिगर है। तो एक्चुअली इस फिगर में अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बंदा रेलवे ट्रैक को वेल्ड कर रहा है। एक्चुअली रेलवे ट्रैक को वेल्ड करना मतलब कि कुछ जो केमिकल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हीट मतलब रिलीज करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाते हैं। तो उसमें से एक एग्जांपल है आपका इसमें दैट विल बी आयरन ऑक्साइड। अगर आयरन ऑक्साइड को आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से इवन उसे जो आयरन को मोल्टन स्टेट में ले आता है और उसको रेलवे ट्रैक ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इस रिएक्शन को हम एक्चुअली थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें से जो आयरन ऑक्साइड है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके आयरन इन लिक्विड फॉर्म में ले आता है एंड एल्यूमिनियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी वजह से ज्वाइन हो जाती है और हीट भी रिलीज होती है। तो इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना रेलवे ट्रैक की ज्वाइनिंग के लिए। देन हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो है हमारा ध्यान से देखेंगे तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सो इसमें एक्चुअली हमारी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हो रही है। मोस्ट ऑफ द हम जितनी भी एक्सट्रैक्शन जब निकालते हैं मेटल को तो हो जाती है, लेकिन वो फिर भी इम्प्योर रह जाती है। तो उस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कॉपर को यहाँ पे रिफाइन कर रहे हैं तो उसका एक एग्जांपल दिखाया हुआ है। तो इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं कि हमारा जो एनोड है, राइट, एनोड है एंड कैथोड है, दो हम इसमें चार्ज बनाते हैं, राइट। जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड से बना होता है, मतलब एनोड जो इम्प्योर मेटल से बना होता है, एंड जो कैथोड है वो प्योर मेटल से बना होता है, राइट। जिसकी वजह से जो इसमें सेपरेशन है वो इजीली हो पाती है। और अगर आप देखोगे तो जो कॉपर है वो सारे का सारा कैथोड में जाके डिपॉजिट हो जाता है जो कि एक प्योर मेटल है। उसमें डिपॉजिट होने की वजह से हम कॉपर को इजीली सेपरेट कर पाते हैं। सेपरेट करने के बाद जो नीचे बिल्कुल देखोगे तो एनोड मड रह जाता है। एनोड मड मतलब जो हमें नहीं चाहिए जो चीज़ें वो सारा जो है या फिर कहूँ तो एक नेगेटिवली चार्ज जितने भी सारे हैं वो सारे नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे जिसे हम एनोड मड कहते हैं टैंक में। एंड हम एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूज़ करेंगे जो सारा जो है कैथोड में जाके डिपॉजिट करने में मदद करता है, जो कि कॉपर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को हम प्योरीफाई कर सकते हैं एंड उसे सोल्यूबल फॉर्म में ला सकते हैं। देन उसे हम सेपरेट कर सकते हैं बाद में कैथोड के ऊपर से, और जो नीचे रह जाएगा इम्प्योर वो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं जो सेटल डाउन हो जाएगा और उसे हम बाद में उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से सेपरेशन प्रोसेस हो पाती है, राइट। देन नेक्स्ट इमेज आती है हमारी मेटल नॉन मेटल की। एक्चुअली इस इमेज में हमने रस्टिंग देखी है। अब रस्टिंग जो अगर आप देखोगे तो किस तरह से हो रही है, पहले हम वाटर लिया एंड रस्ट आयरन ले लिया, मतलब वाटर भी है और एयर भी है तो रस्टिंग हो जाएगी। तो नॉर्मली अगर देखोगे बाहर भी तो वाटर एंड एयर की प्रेजेंस में रस्टिंग हो जाती है। देन नेक्स्ट में क्या, वाटर लिया, राइट, ऊपर ऑयल डाल दिया, तो एयर तो है लेकिन वो एयर ऊपर है नीचे नहीं है। उसकी वजह से लेकिन क्या हुआ कि बॉइल्ड डिस्टिल वाटर लिया गया, बॉइल्ड टू रिमूव एनी डिजॉल्व एयर, तो उसको रिमूव किया गया, जिसकी वजह से भी अगर आप देखोगे तो रस्टिंग नहीं हो पा रही है, राइट, क्योंकि इसमें से बॉइल्ड फॉर्म में वो चीज़ रिमूव कर दी गई है। देन नेक्स्ट देखा गया हमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मतलब एक ड्राइंग एजेंट यूज़ किया गया। उस ड्राइंग एजेंट ने क्या किया, उस ड्राइंग एजेंट ने सारा जितना भी मॉइस्चर था, एयर था, वो सारा कंटेन कर लिया, जिसकी वजह से जो है रस्टिंग तो
बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। एक्चुअली जो बी ट्यूब में है उसमें रस्टिंग हो सकती है, लेकिन बहुत स्लो रस्टिंग होती है या फिर बहुत कम रस्टिंग होती है, तो उसको हम निग्लिजिबल ही कंसीडर करते हैं बी में, राइट, क्योंकि वो भी उसमें से मोस्टली रिमूव कर दिया जाता है, तो इस वजह से। लेकिन जो सी में है उसमें रस्ट बिल्कुल नहीं हो सकती। तो अगर आपका कोई चूज करना हो तो बी और सी को इजीली चूज कर सकते हो कि उसमें रस्टिंग नहीं होगी, लेकिन ए में रस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियस है एयर एंड वाटर दोनों है, तो इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये आयरन पिलर है दिल्ली में। तो इसमें एक्चुअली ये दिखाया गया एक तरह से हम रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे करें। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारी हिस्ट्री से कि जो हमारा दिल्ली में एक आयरन पिलर है कुतुब मीनार, राइट, उसमें एक्चुअली एक लेयर है जिसे उसे चढ़ाया गया या फिर बनाया गया, आई डोंट नो कैसे बनाया गया था तब। तो उसमें एक लेयर चढ़ाई गई है जिसे हम कहते हैं एक तरह से फॉस्फोरस कंटेंट है या फिर फॉस्फोरस आयरन कंटेंट है, जिसको चढ़ाकर उन्होंने एक लेयर बनाई है जिसकी वजह से वो रस्ट नहीं करता। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि नॉन रस्टिंग। तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो अलाइज बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ किए जाते हैं जिनकी वजह से हमारे किसी मेटल में रस्ट ना बन लग पाए, जैसे स्टील हो गया, हमारा ब्रास हो गया, तो हम इन्हें यूज़ करते हैं जिनमें रस्ट नहीं लग पाए। तो ये उनमें से एक एग्जाम्पल है इस फिगर में। सो नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है दैट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में पहली फिगर अगर आप ध्यान से देखो एक लीव की है। लीव का एक हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन डाला गया। तो पहला जो बिल्कुल ऊपर ग्रीनी पार्ट है दैट इज द लीव। लीव में देखोगे तो मिड रिब है, देन उसमें लीफ लैमा है या ब्लेड है जो लीफी स्ट्रक्चर होता है, देन वेन्स है, इनसे वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है मिड रिब एंड वेन से, और जो पूरा लीफ का स्ट्रक्चर है बाकी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो उसका एक लेटर सेक्शन दिया। लेटर सेक्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है हमारी वैक्सीक्यूटिकल। वैक्सीक्यूटिकल क्या होती है हम ध्यान से देखें तो एक तरह से आउटर लेयर होती है जो वाटर के लॉस को बचाती है। देन हमारे पास आता है अपर एपिडर्मिस जो हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। देन हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो बेसिक कलरिंग एजेंट कहें या फिर हम कहें तो क्लोरोफिल जो सिंथेसिस के लिए यूज होता है। देन इसके बीच में एक गैप होता है, एयर स्पेसिस होती हैं। देन एंड में आता है गार्ड सेल जहाँ पर आपकी रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होती है। ये गार्ड सेल जो है वो आपके लोअर एपिडर्मिस में होता है। और जो मिड रिब में होता है, मिड रिब में आपका सारा जो भी जो पत्ते से जो भी चीज़ बनती है जिसमें लाइक कार्बोहाइड्रेट जो बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो फ्लोएम ले जाके स्टोर करता है, जाइलम से वाटर लेके आता है। दोनों वेस्कुलर बंडल्स हैं जो वेसल्स एक तरह से जो किसी भी चीज़ को लाने और भेजने में काम करते हैं। तो इसमें क्रॉस सेक्शन में लीफ का सारा एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरह से जो है पूरा एक लीफ क्या क्या कंटेन करता है और कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और कैसे गैसेज एक्सचेंज होती है। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली ये स्टार्च की प्रेजेंस को देख रहे हैं। तो एक लीव में अगर देखो ग्रीनी और येलो कलर होता है तो हम क्या करते हैं उस लीव को हम थोड़ा सा बॉयल करके अगर हम किसी भी आयोडीन सोल्यूशन में डिप कर देंगे तो वो आयोडीन सोल्यूशन क्या करेगा, स्टार्च को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो जहां जहां पर स्टार्च होगा उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन के साथ रिएक्ट करके। तो ये जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कि यहाँ भी स्टार्च कहाँ पर है और उसका कलर चेंज कैसे होकर भी हमें पता लग जाता है कि इन रीजन में स्टार्च है, इस रीजन में स्टार्च नहीं है। देन आ जाता है हमारा स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजनिंग। तो ओपनिंग एंड क्लोजनिंग अगर देखें तो ये ड्यूरिंग रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस होती है। इसमें क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होने से पहले ड्यूरिंग सनलाइट या फिर सन के प्रेजेंस में क्या होता है स्टोमेटल ओपन हो जाते हैं। ओपन होने का रीजन क्या होता है कि इसमें वाटर जो है भर जाता है तो जिसमें स्टोमेटल ओपन हो जाते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होती है कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, CO2 कंज्यूम हो रहा है और फर्दर जो है अब वो फोटोसिंथेसिस हो पाए। तो इसके लिए रेस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है कि CO2 उसको मिले। और सेकंड बी फिगर में देखोगे तो एक्चुअली वाटर उसने लूज कर दिया। वाटर लूज कर दिया तो ऑब्वियस है वो बंद हो जाएगा और एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस नहीं आएगी। तो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल स्वेल करके तो रेस्पिरेशन टेक प्लेस होने लग जाती है। गार्ड सेल बंद होगी तो वो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी। रेस्पिरेशन ये भी करते हैं जिसे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं एंड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होगी। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें एक्चुअली दो चैम्बर हैं एक तरह से बंद किए हैं। लाइट प्रेजेंट है इसमें। तो लाइट तो प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस तो होनी चाहिए, लेकिन एक अगर आप फर्स्ट फिगर में देखो ये फिगर में तो एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसलिए रखा है कि जो पूरे चैम्बर में जो CO2 है उसे वो ऑब्जॉर्ब कर ले। अगर वो उसे ऑब्जॉर्ब कर लेगा तो फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं पाएगी, प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बी में देखोगे कुछ ऐसा रखा नहीं है, तो लाइट भी है और अंदर एक CO2 भी प्रेजेंट है जो मदद कर रहा है प्लांट को ग्रो करने में। तो फर्स्ट में देखो प्लांट इतना ग्रो नहीं है, लेकिन सेकंड फिगर में देखोगे प्लांट थोड़ा सा ग्रो कर रखा है। तो एक्चुअली इसमें सनलाइट का नहीं दिखा रहा है, मेन इसमें दिखा रखा है CO2 कि CO2 भी जरूरी है किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका अमीबा।
तो एक्चुअली यहाँ पर दिखाया गया कि अमीबा इज सिंगल सेल्ड। तो अमीबा अपना खाना कैसे लेता है, जैसे ऑटोट्रॉपिक है हेटरोट्रॉपिक, तो अमीबा ऑब्वियसली हेटरोट्रॉपिक डिपेंडेंट है, तो किस तरह से लेता है, फूड पार्टिकल सामने आता है तो एक फॉल साम तैयार होती है जिसे कहते हैं स्यूडोपोडिया, राइट, या स्यूडोपोडिया, पी साइलेंट वर्ड, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। एंड स्यूडोपोडिया क्या करता है, फूड वक्यूल बनाकर उसे फूड पार्टिकल अंदर ले जाता है, देन उसमें से डाइजेस्ट करके एंजाइम्स क्रिएट कर डाइजेस्ट करके जो भी मिनरल्स ये लेता है और अपने सेल की सरफेस से ही उसको जो वेस्ट मटेरियल से बाहर निकाल देता है। प्रोसेस ऑफ लाइफ, जिस किसी तरह से वो खाना कैसे कंज्यूम करता है और उसमें से कैसे उसे एक्सट्रैक्ट करता है। देन आ जाता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की लेबलिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है जो भी डाइजेशन सिस्टम है हमारा वो, तो हमारी जो डाइजेशन है वो हमारे मुंह से शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला था टंग, जो एक टेस्ट करता है, एक एंजाइम भी क्रिएट करता है। देन बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी हमारा माउथ पूरा हो जाता है जिसमें टीथ भी कवर करता है, जहां पर आपका सारा खाना च्यू होता है और टूटता है। देन च्यूने के बाद ईजोफेगस के थ्रू खाना नीचे जाएगा स्टमक में। जो ईजोफेगस है एक तरह से एक फ्लेक्सिबल पाइप है, राइट, और इसमें पैरास्टैटिक मूवमेंट होती है जिसके बिहाफ में खाना नीचे जाता है, और सलाइवा जो मिक्स होता है वो मदद करता है उसको मूव करने के लिए स्टमक में। देन स्टमक में जाने से पहले एक डायफ्रागम है। डायफ्रागम एक्चुअली अगर देखो तो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है डाइजेस्ट सिस्टम, बट ये सेपरेटिव लेयर है कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को और हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को या एलिमेंट्री कैनाल को अलग करे। तो डायफ्रागम हुई, ये एक्चुअली ब्रीदिंग में ज़्यादा हेल्प करता है। देन उसके बाद आ जाता है आपका लीवर एंड गॉल ब्लैडर। लीवर एक्चुअली जो है वो गॉल ब्लैडर से स्टोर हुए बाइल पिगमेंट को स्टोर करता है और वो डुओडेनम में पोर करता है। एंड जो पैनक्रियाज है वो भी स्टमक के बाद में आता है और वो भी क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस क्रिएट करता है, वो भी ड्यूडेनम में ही उसे पोर करता है। ड्यूडेनम इज अ पार्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, राइट। और ये दोनों जो पैनक्रियाटिक जूस है एंड जो बाइल जूसेस हैं वो ड्यूडेनम में एक्सक्रीट होते हैं, वो हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए। तो गॉल ब्लैडर और जो पैनक्रियास है ये दोनों के दोनों एक ही वेन के साथ पहले अटैच होंगे जिसे हम कहते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। वो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है वो आपकी ड्यूडेनम में जाके पोर होती है। तो गॉल ब्लैडर या लीवर से जो एक वेन निकलती है उसका नाम होता है बाइल डक्ट, और लीवर से निकलती है दैट इज पैनक्रियाटिक डक्ट। और पैनक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जो कॉमनली ड्यूडेनम में पोर करती है। तो एक ही वेन होती है इन दोनों के लिए। देन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आप देखोगे तो वो मोस्टली अब्जॉर्प्शन का काम करता है। अब्जॉर्प्शन मतलब कि जितना भी आपका डाइजेशन होगी, मेन डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लास्ट जितनी भी डाइजेशन है, एंड देन वही सारा अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन, और अब्जॉर्ब करके थ्रू विलाय, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर या कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है विलाय, वो सारा अब्जॉर्ब करती है। और विलाय में सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, और ब्लड वेसल्स में सारा न्यूट्रिशन जो अब्जॉर्ब होकर चला जाता है और उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है सारा। एंड देन जितना भी एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ट्रैवल करके आपके लार्ज इंटेस्टाइन, जो साइड के एरिया दैट विल बी अ लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें चला जाता है और वो रेक्टम और एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। अपेंडिक्स भी है, इसे हम एक हेरिडेटरी एक्सटेंशन कहते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की या एलिमेंट्री कैनाल की। तो ये आपका पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमारे माउथ या टंग से शुरू हो जाता है और एनस पे आके खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट अगर आप देखो लाइफ प्रोसेस में ए और बी, लाइम वाटर में एक पिचकारी से हमने हवा भेजी है और एक लाइम वाटर में हमने हवा ब्लो करी है। एक्चुअली अगर हम देखेंगे लाइम वाटर में यहाँ पर CO2 के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है। तो लाइम वाटर को अगर CO2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो वाइटिश कलर का चेंज हो जाएगा, और अगर पिचकारी से मारोगे तो उसमें ऑक्सीजन भी और भी गैसेज जाएंगी तो वो वाइटिश कलर में चेंज नहीं होगा, दैट विल बी ए कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो अगर CO2 के साथ रिएक्ट करके जो हम ब्रीथ करके करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे हमें पता लगा हम CO2 एक्सेल करते हैं, राइट। और वहीं पिचकारी से या सिरिंज से किसी से मारोगे तो वो उसमें ऑक्सीजन और CO2 काफ़ी नंबर ऑफ गैसेज होते हैं, तो वाइट होने के चांसेस बहुत ही निग्लिजिबल होते हैं। तो उससे पता लगता है हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है एक तरह से रेस्पिरेशन का कि हम CO2 एक्सेल करते हैं। देन इन एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन होती है कि कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट जो अब डिग्रेड होएगा तो वो किस में कन्वर्ट होएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इन ग्लूकोज, जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। देन ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तब भी एक एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में। देन 3 स्टेज होंगे पायरुवेट के बाद, कि अगर बिल्कुल ही एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जो यीस्ट में देखा गया कि बिना ऑक्सीजन के वो जीते हैं, राइट, तो इथेनॉल बनेगा जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी इस केस में। देन लैक ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे मोस्टली मसल्स में होता है, राइट,
उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनेगा एंड एनर्जी बनेगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन है लेकिन बहुत कम है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो पायलट हो वो डिग्रेड नहीं हो पा रहा है या ब्रेक डाउन नहीं या मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमें बॉडी में या मसल्स में पेन होती है। देन होता है लास्ट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो मोस्टली हमारी बॉडी में सबके होता है, जनरली होता रहता है, जिसकी वजह से कोई इशू नहीं होता। इन माइटोचोंड्रिया, ये होता है माइटोचोंड्रिया में, यहाँ से सबसे ज्यादा एनर्जी ह्यूमन बॉडी को मिलती है इस प्रोसेस से माइटोचोंड्रिया के अंदर। तो कन्वर्ट एक्चुअली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक सिंगल कार्बन है, देन वाटर एंड एनर्जी, इस तरह से रिलीज होती है। तो एक प्रॉपर डाइजेशन है ग्लूकोज का और हमारी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट करने का। तो ये बिल्कुल ही इस तरह से याद करना पड़ेगा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ अलग अलग स्टेज में हमें क्या है, कितनी फॉर्म में एनर्जी मिलती है और जो सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट बन रहा है तो वो क्या बन रहा है, राइट। नेक्स्ट देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेस्पिरेशन। अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा जाए तो वो हमारा अगेन माउथ से एक तरह से शुरू हो जाता है कि हम माउथ से भी ब्रीथ कर सकते हैं, नेसल पैसेज से। तो इसी दोनों एक जैसे चलता है कि माउथ कैविटी से ब्रीथ करना, नेसल से। इसका पाथ अच्छे से याद रखना कि नेसल कैविटी से हम मेन पाथ फॉलो करेंगे, नेसल कैविटी, राइट। नॉस्ट्रिल से शुरू होता है वैसे, उसके बाद नेसल कैविटी पैसेज आती है जो पूरा होता है, ठीक है। तो नेसल पैसेज, देन आता है आपका फेरेंक्स लैरिंग्स। फेरेंक्स लैरिंग्स एक्चुअली एक वोकल कोड डेवलपमेंट होती है, जहां पर वहाँ फेरेंक्स लैरिंग्स होता है जहाँ से वोकल कोड पूरा डेवलप होता है। देन उसके बाद है ट्रेचिया। एक ट्रेचिया जैसे हम इजोफेगस से खाने के लिए, यहाँ ब्रीथ करने के लिए ट्रेचिया जो सेपरेटली हमारे दोनों लंग्स में लेके जाती है, जो बोन से प्रोटेक्टेड होती है, बोन से कवर्ड होती है, कि वो जब हम इनहेल और एक्सेल करें तो वो कोलैप्स ना कर जाए या दब ना जाए, तो ये बोन इसे प्रिजर्व करती है। देन ट्रेचिया के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारा ब्रोंचाई। ब्रोंचाई जो सेपरेशन हो जाएगी ट्रेचिया के बाद दोनों लंग्स में। देन ब्रोंचाई के बाद उसके सब पार्ट एक तरह से सब ब्रांच इकट्ठी हो जाती हैं, दैट इज ब्रोंचियोल्स। ब्रोंचियोल्स के बाद आ जाता है आपका एयर सैक। एयर सैक मतलब जहां पर एयर ले जाकर इकट्ठी होएगी, और जहां इकट्ठी होती है बिल्कुल जहां पर ब्लड वेसल्स काफी इकट्ठे होते हैं, तो साइड में एक डायग्राम है एल्वुलाई। तो एल्वुलाई एयर सैक के बाद आता है, राइट। देन उस एल्वुलाई को जो देखेंगे तो वो ब्लड वेसल्स के साथ, बहुत सारे ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होता है, वहां पर एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन टेक प्लेस होता है। तो इस तरह से पूरा जो एक काम होता है। लेकिन बिल्कुल एंड में आता है हमारा डायफ्रागम। जब हम इनहेल करते हैं, किसी चीज को लेते हैं, तो डायफ्रागम नीचे चला जाता है और फ्लैटेंड हो जाता है। एंड जब एक्सेल करते हैं, सांस बाहर करते हैं, देन डायफ्रागम ऊपर आ जाएगा और लंग्स अंदर की तरफ चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एन एक्सेलेशन। इस तरह से डायफ्रागम ऊपर नीचे वर्क करता है। और बाहर की तरफ देखोगे तो एक रिब्स है। रिब्स मतलब इन लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बलून की तरह है कि खराब ना हो जाए या इम्पैक्ट पड़ जाए तो दब ना जाए, तो एक रिब्स बनाएगी जिनको प्रोटेक्टिव लेयर देंगे। तो इस तरह से आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका नेसल पैसेज से लेकर टिल एल्वुलाई तक इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सेकेंडरी होते हैं प्रोटेक्टिव या फिर बॉडी रिएक्शन है जो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हार्ट। हार्ट में अगर आप देखोगे 4 चैम्बर होते हैं। अगर हम राइट एंड लेफ्ट से शुरू करें, राइट में आता है आपका राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, जिसमें अगर आप देखोगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 वाला ब्लड जो है ट्रैवल करता है, राइट। और उसमें होता क्या है, जो वेना कावा होता है, वेना कावा दो है यहाँ पर अगर आप देखोगे, दैट विल बी अपर बॉडी जो है तो वेना कावा की एंड लोअर बॉडी वेना कावा की होती है। तो जो अपर एंड लोअर बॉडी से वेना कावा मतलब क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से वो थ्रू वॉल्स जो एक्चुअली इसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट विल बी अ बाइकस्पाइड, तो सॉरी ट्राइकस्पाइड वॉल प्रेजेंट होते हैं, वो राइट वेंट्रिकल में लेकर आते हैं। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज में भेजता है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती है, उसे लंग्स में पहुंचाती है, राइट। एंड देन उसके बाद वो लंग्स उसे फिल्टर करके दोबारा से वापस दे देता है। वो देता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन जो आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से जो ब्लड जाता है विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पाइड जो वॉल्स होते हैं कि बैक ना हो जाए, वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो जाता है अयोटा में। अयोटा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो इस तरह से हार्ट जो है 4 चैम्बरों में बटा हुआ और पूरे हार्ट की सर्कुलेशन होती है, राइट। तो इसके डबल सर्कुलेशन भी है जिसमें ये और थोड़ा आउटर लेयर बता रखी है, देन उसको भी डिस्कस करेंगे। देन हार्ट जो है बिल्कुल बीच में अगर देखोगे तो दोनों चैम्बरों को जो लेफ्ट एंड राइट चैम्बर है उसको डिवाइड करने के लिए लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड सेप्टम। सेप्टम से हार्ट के दोनों चैम्बर जो है वो डिवाइडेड हो जाते हैं। नेक्स्ट में अगर देखोगे लाइव प्रोसेस,
तो लाइफ प्रोसेस में अगर आप देखोगे इसमें डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में जरूरत होती है कि एक तरह से डीऑक्सीजनेटेड चल रहा है और एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड चल रहा है, तो इसमें वही चैम्बर्स आएंगे। तो वैना कावा ने क्या किया, बॉडी से जो वेन है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी और वो वैना कावा के थ्रू पोर कर देगी आपके अपर चैम्बर में, राइट। दैट विल बी अ लेफ्ट आर्टरी। लेफ्ट आर्टरी में पोर करने के बाद उसके नीचे वाले आएंगे, दैट विल बी ए लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में चली जाएंगी। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद देन सॉरी लेफ्ट नहीं राइट है, ये राइट साइड सारा चल रहा है, एक तो लेफ्ट राइट साइड है, तो राइट साइड राइट, ये राइट साइड है। तो अगर हम देखेंगे राइट साइड में आएगा तो राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो राइट आर्ट्रियम में आएगा और देन राइट आर्ट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल के बाद वो पल्मोनरी आर्टरीज की हल्की थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद वो अगेन लेफ्ट साइड आता है हार्ट के चैम्बर में। लेफ्ट साइड में जो है पहला चैम्बर है दैट विल बी योर लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम में जाने के बाद वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन होती है, राइट, कि लेफ्ट साइड में जितना हार्ट का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और राइट साइड में जितना भी है वो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। सॉरी अगेन रिपीट, गलत बोल रहा हूं मैं। एक्चुअली राइट साइड में जितना भी है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करेगा और आपके लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करेगा। तो एक्चुअली ये लेफ्ट एंड राइट का फिगर के हिसाब से बिल्कुल मिरर इमेज की वजह से ऑपोजिट हो रहा है, तो उसको ध्यान रखना है आपने कि जितना भी आपका राइट पार्ट में है वो सारा डीऑक्सीजनेटेड है और लेफ्ट पार्ट में जितना वो सारा ऑक्सीजनेटेड है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये डबल सर्कुलेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देन और ये भी याद रखना कि इसमें कि जो आर्टरीज हैं, राइट, आर्टरीज अकेली प्योर ब्लड मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज जो लंग्स में, पल्मोनरी मतलब लंग्स, वो एक्चुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। वहीं वेन में देखेंगे तो पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को लेकर आती है, लेकिन वहीं अगर आप वेन नॉर्मली वेन देखोगे सिर्फ अकेला वेन, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कलेक्ट करके आपके राइट चैम्बर में लेकर जाता है। तो इस तरह से याद रखना पड़ेगा आर्टरीज एंड वेन्स को। नेक्स्ट आता है आपका लाइफ प्रोसेस में ये ट्री है। एक्चुअली ट्री जो है वाटर वेपर्स इवेपोरेट कर रहा है, तो इस तरह से जाइलम फ्लोएम की तरह से आप ट्रांसपिरेशन कह सकते हो। तो वाटर रूट से लेकर पूरे प्लांट में लीफ के थ्रू बाहर निकल जाता है वाटर वेपर। तो ये उसका प्रोसेस दे रखा है कि ट्रांसपिरेशन कैसे होती है वाटर की विद द हेल्प ऑफ जाइलम्स फ्रॉम रूट। नेक्स्ट आता है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में अगर आप देखोगे दो किडनी है हमारे लेफ्ट एंड राइट में, जिसे हम एक तरह से रीनल आर्टरीज रीनल वेन के साथ कनेक्टेड होती है, तो हम इसे रीनल सिस्टम भी बोलते हैं पूरे को। बट यहाँ से हमारे ब्लड में जितना भी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो सारा बाहर निकल जाता है। तो दो हमारे यहाँ पर ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं, राइट। एक होता है आपका लेफ्ट रीनल आर्टरीज और एक होता है आपका राइट लेफ्ट रीनल आर्टरीज होता है आपका इसमें एंड लेफ्ट रीनल वेन होता है। तो रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन कनेक्टेड होती है इनमें, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे रीनल वेन में आपका जो है ब्लड ट्रैवल कर रहा है दोनों किडनीज में, एंड जो रीनल आर्टरीज देखोगे तो इसमें भी आपका ब्लड जो है किडनी में प्योरीफाई होकर बाद वो जा रहा है। तो नेक्स्ट इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो आर्टरीज है, तो अगर आप आर्टरीज ध्यान से देखोगे उसमें सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल कर रहा है, राइट। और जो वेन जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा डायरेक्टली कोई कनेक्शन या डीऑक्सीजनेटेड के यहाँ पर, लेकिन वही आर्टरीज एंड वेन यहाँ पर चलेंगी जो हार्ट के बॉडी में जा रही हैं, राइट। हार्ट से बॉडी के थ्रू जा रही हैं, तो ये बॉडी के थ्रू किडनी में भी जाएंगी। किडनी में बस एक्चुअली फिल्ट्रेशन होगी आपकी नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर क्या नहीं तो एक्सेस ऑफ जो नाइट्रोजन होता है या फिर यूरिया होता है वो सारा सेपरेट हो जाएगा, या फिर एक्सेस ऑफ वाटर भी यहाँ से सेपरेट हो जाएगा किडनी के थ्रू, तो किडनी में जाएगा। देन किडनी में अगर आप देखोगे तो किडनी में जो फिल्ट्रेशन हो रही है लेफ्ट और राइट किडनी में, उसके बाद वो कहाँ जाएगा आपके यूरेटर में जाएगा। यूरेटर भी तो आपके लेफ्ट एंड राइट यूरेटर दो यूरेटर्स होंगे। देन सारा इकट्ठा हो जाएगा आपके यूरिनरी ब्लैडर में। इसमें वेना कावा भी होगी जो कलेक्ट करती है, दैट इज सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावास, वो भी होंगी, राइट। तो यहाँ पर आपके ओबेस इंफीरियर वेना कावा प्रेजेंट होती है। देन यूरिनरी ब्लैडर का यूरेथ्रा, तो फॉलो कैसे करें एक्सक्रीशन, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इस तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से फिल्टर होके बाहर निकल जाएगा एक्सक्रीशन में।
नेक्स्ट नेक्स्ट में अगर आप देखोगे कि तो किडनी के अंदर एक यूनिट लगी होती है, दैट विल बी कॉल्ड अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में एक्चुअली आप क्या देखोगे तो बॉमन कैप्सूल बिल्कुल ऊपर देख रहे हो, वहां पर मेन या फिर ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन अपरेटस जो होता है, वहां पर मेन आपकी जो है फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है। यहाँ पर आपकी जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट जो है फिल्टर हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे नीचे भी कैपिलरीज दे रखी हैं, ब्रांच ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज दे रखी है, यहाँ पर भी फिल्ट्रेशन होती है और सेपरेशन होती है आपकी। यार कहें तो रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर एंड सोडियम एंड पोटेशियम की, अगर बॉडी को चाहिए तो वापस भी दे देगा, राइट। तो लेकिन एक्सेस एक बार बॉम्ब कैप्सूल से सेपरेट कर लेगा। देन सारा सेपरेट करने के बाद ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स के सारा होकर कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। एक कलेक्टिंग डक्ट में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन कनेक्टेड होते हैं, लेकिन एक कलेक्टिंग डक्ट सीधा कहाँ जाएगा, यूरेटर में पोर करेगा, और यूरेटर में पोर करने का देन यूनियन ब्लैडर, यूनियन ब्लैडर से हमारा नेक्स्ट यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो ये नेफ्रॉन इज मेन इंपॉर्टेंट, जहाँ पर एक यूनिट है जो किडनी के अंडर काफी मिलियंस ऑफ नंबर में प्रेजेंट होती है, तो हेल्प करता है फिल्ट्रेशन में, अब कहें तो हमारे ब्लड फिल्ट्रेशन में। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका डायग्राम, दैट इज डायलिसिस। एक्चुअली डायलिसिस क्या होता है, जब हमारी किडनी खराब हो जाती है तो एक केमिकल फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन होता है, वो आपके ब्लड में से क्या करता है, ब्लड में से सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये एक्सेस ऑफ वेस्ट है, यूरिया और सॉल्ट जितने भी होंगे आपके, सोडियम पोटेशियम, सारा वेस्ट अलग कर देता है, डिजोल्व फॉर्म में निकाल के दूसरे चैम्बर में। तो डायलिसिस आपके एक तरह से किडनी फेलियर, किडनी ठीक से नहीं काम करती है तो करता है। और ये एक्चुअली पूरा होता है, एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन तैयार की जाती है ब्लड और सोल्यूशन के बीच में, जिससे सिर्फ एक्सेस ऑफ जो वाटर, जो एक्सेस ऑफ मिनरल्स या फिर नाइट्रोजन वेस्ट है वो सेपरेट हो सके। तो इसके थ्रू ऐसे ये प्रोसेस डायलिसिस का होता है। सो नेक्स्ट आता है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का टकरा के वापस चले जाना, और रिफ्लेक्शन मतलब लाइट के टकरा के आर पार हो जाना। तो इसमें तो फर्स्ट आता है आपका मिरर। दो मिरर है, कनकेव एंड कन्वेक्स। स्पून टाइप कनकेव, और स्पून को उल्टा कर दोगे तो कन्वेक्स, इस तरह से याद रखना है। और दूसरा अगर देखो कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर में अगर इन्फिनिटी से इमेज फोकस में बन रही है, जो कि ऑब्जेक्ट के साइड में, नेगेटिव साइड में, और अगर इन्फिनिटी से कन्वेक्स में बन रही है तो वो ऑपोजिट साइड बन रही है, दैट इज फोकस एंड सेंटर, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की मदद से मिलता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से इमेज है, इमेज के हिसाब से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये लेंस या मिरर कौन सा है, राइट। देन उसके बाद एक टेबल आ जाता है। टेबल के अगर ध्यान दो तो टेबल में सबसे मेन चीज आपने ये देखनी है पहले कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, देन इमेज कहाँ बनेगी उसके अकॉर्डिंग, एंड देन इमेज की जो साइज होगा वो कैसे होगा, और रियल और इन्वर्टेड। मतलब मोस्टली अगर आप देखो तो कनकेव मिरर में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है, राइट। रियल बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी, एंड वो उसका साइज क्या आएगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नेड़े आता जाएगा उसका साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, और इतना इंक्रीज हो जाएगा कि वो एक्चुअली इमेज बन ही नहीं पाएगी, और वो बिहाइंड द मिरर बनती है। जब कोई चीज बिहाइंड द मिरर बनती है, क्योंकि ऑब्वियस है मिरर के दूसरी साइड एक कोट होता है, राइट। कोट होने की वजह से इमेज मिरर की दूसरी साइड बन ही नहीं पाती, इसलिए वर्चुअल इलेक्ट बन जाती है, एनलार्ज बन जाती है। तो इस टेबल को उस हिसाब से याद रखना पड़ेगा। देन इसके अगर इमेजेस देखोगे तो ये फर्स्ट हमारे इमेजेस है कि इन्फिनिटी पे है। देन ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मैंने बोला था कि जैसे जैसे पास आता जाएगा इमेज का साइज देखोगे तो इंक्रीज हो जाएगा। तो ए डैश बी डैश देखोगे तो वो इंक्रीज होता जा रहा है, वो इमेज का साइज है। और सेंटर पे खड़कर सेंटर की इमेज बनेगी, राइट। और इसके हिसाब से फोकस सेंटर का डिस्टेंस सेम रहता है, वो नहीं चेंज होता। वो एक बारी जो लेंस है उसके कर्वेचर के हिसाब से डिसाइड हो जाता है, क्योंकि सेंटर के हिसाब से लेंस आपका तैयार होता है और फोकस तैयार होता है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि पास आता जा रहा है इमेज, तो साइज इंक्रीज होती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि लाइन जो दो रेज हैं वो कभी मैच ही नहीं करेगी। मैच नहीं करने की वजह से वो इमेज के जहां ऑब्जेक्ट है, जहां बननी चाहिए वहां बनती नहीं है। तो वो ऑब्वियस है, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी एक इमेज बनाती है जो बैक साइड बनाती है। तो इस तरह से कनकेव जो मिरर है वो काम करता है। देन आता है आपका नेक्स्ट, दैट विल बी कन्वेक्स मिरर। सेम अगर आप देखो कन्वेक्स मिरर एक्चुअली बना ही नहीं पाता, क्योंकि वो इमेज जैसे लगती है वो इमेज को बिखेर देता है, आगे की तरफ फैला देता है, या फिर हम कहें तो इसलिए बिखेरने की वजह से वो इमेज सिर्फ दो ही बना पाता है, और वो भी दोनों छोटे साइज की बना पाता है, और वो भी दोनों के बिहाइंड द मिरर बनाएंगे, क्योंकि आगे कहीं जाकर रेज उनकी मिलती नहीं है। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा कि इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ बनेगी, एंड उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी। और इसमें कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल लाइट के अलावा नहीं बनती है और कोई भी, राइट। तो इमेज फॉर्मेशन हमेशा इसमें पॉजिटिव साइड होगी। सो ये पॉजिटिव नेगेटिव का अगर हम सिनेरियो देखें तो वो न्यू क्रिस्टन साइन या कन्वर्जन और स्फेरिकल मिरर में यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखते हैं। हमने एक्स और वाई एक्सिस बढ़ाई है, तो उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो जो हमारा वाई एक्सिस अगर लगा लें तो एम एन जो बीच में हमारा मिरर पड़ा होता है वो हमारा एक तरह से वाई एक्सिस हो गया। तो कोई भी हमारे पोल की दूसरी साइड बनेगी,
तो पॉजिटिव बनेगी, पोल के अगर वो फ्रंट साइड बनेगी तो वो नेगेटिव बनेगी। और हाइट की अगर बात करें तो ऊपर की तरफ बनेगी हाइट तो पॉजिटिव होगी, नीचे की तरफ बनेगी तो नेगेटिव इन्वर्टेड। तो वो एक्स एक्सिस के हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। और जो डिस्टेंस है या फिर डायरेक्शन होगी आपकी लाइट की, वो ऑब्वियस है, वो आपकी लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन होगी, राइट। और जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव की साइड में होगी, जो वो ऑपोजिट होगी, जो डायरेक्शन टुवर्ड आपके लेफ्ट साइड होगी, जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होगी। तो इस तरह से लेफ्ट और राइट डायरेक्शन देखी जाती है, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड किया जाता है। बट वैसे आप एक्स एक्सिस से याद रखो तो बहुत क्लियरली याद हो जाएगा कि अगर इन्वर्टेड है नेगेटिव, अगर वो जो मिरर है उसकी अगर आप वो राइट साइड में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव। तो इस तरह से आप साइन याद कर सकते हो कि वो किस तरह से साइन होती है और ऑब्जेक्ट बनता है। देन नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में आपका ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से एक्चुअली क्या है कि हम ग्लास से लाइट ट्रैवल करते हैं, तो एयर में तो हमारी तेज लाइट ट्रैवल करती है, लेकिन वही स्पीड जो है एयर की कम हो जाती है अगर हम किसी सॉलिड सरफेस या फिर ट्रांसपेरेंट सॉलिड सरफेस से उसे करते हैं। तो एयर की स्पीड स्लो होने की वजह से वो थोड़ा सा बेंड हो जाती है। और जो बेंड होता है, जो इंसिडेंट मतलब एक्चुअल रे जो मैंने मारी थी पर्टिकुलरली ग्लास स्लैब पे, उसका एंगल और जो अंदर रिफ्लेक्ट हो गया एंगल, एक पर्टिकुलरली अगर हम देखें 90 डिग्री से, जो एन है हमारा 90 डिग्री से, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो उतना रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन रेज उसके रिफ्लेक्ट करने वाली, और वही चीज अगर बाहर निकल रही है, क्योंकि उसके लिए अब मीडियम ग्लास बन जाएगा फर्स्ट, और सेकंड मीडियम उसका बाहर एयर बन जाएगा। तो यहाँ पर I2 और R2 दे रखा है। तो इंसिडेंट क्या करेगा, इंसिडेंट देन रिफ्लेक्ट करके वहां से बाहर निकलेगा, तो यहां पर भी I2 और IR सेम होगा। और जो लाइन होगी I1 की और R2 की, वो बिल्कुल ही पैरेलल जाएगी, क्योंकि बाहर निकलने के बाद पाथ सेम फॉलो करता है। तो इस तरह से आप रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में एक लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो चेक कर सकते हैं किस तरह से निकलते हैं। इसको हम एक तरह से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, हर एक जो ग्लास स्लैब का, कि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये टेबल है जिसमें सबका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ऑब्वियस एयर का सबसे कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि उसमें से इजीली पास हो जाएगा, तो एयर या वैक्यूम कंसीडर कर सकते हैं। और अब बाकी देखेंगे आइस या वाटर का देखेंगे, अल्कोहल का देखेंगे, जैसे जैसे कलर या फिर ज्यादा हार्ड होता चला जाता है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतना इंक्रीज होता जाता है, मतलब लाइट स्लो ट्रैवल करेगी। तो ये वो सारे, तो इसको थोड़ा लेके एक बार सारा याद करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किसका कितना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो उसके हिसाब से स्पीड ऑफ एयर इन एंड पर्टिकुलर मीडियम में कितनी होगी, लाइट का पर्टिकुलर स्पीड कितना है, किस मीडियम में होगा और सेकेंडरी मीडियम में कितना होगा। सो नेक्स्ट आता है हमारा मिरर अगर आप देखोगे यहाँ पे दो हैं, जैसे सॉरी नेक्स्ट आता है लेंस। मिरर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लेंस भी दो हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, डाइवर्जिंग क्या आता है कनकेव लेंस को। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगेन फोकस पे इमेज बन रही है, तो जैसा नाम है, कन्वर्जिंग कन्वर्ट करके इकट्ठी कर रही है एक जगह, और डाइवर्जिंग जो लाइट है उसे बिखेर रही है, राइट। तो इस तरह से कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नाम आया। और आपको ये प्राइमरी जो एक इमेज है उसको याद रखना पड़ेगा। और इसमें जो फोकस और सेंटर है वो नहीं लिखा जाता, क्योंकि जो लेंसेज होते हैं इनमें दो फोकस दो सेंटर होते हैं, मतलब अगर आपको तो नेगेटिव साइड में पॉजिटिव साइड में दोनों साइड होते हैं, इसलिए F1 एंड F2 फोकस के लिए यूज किया जाता है, और सेंटर के लिए 2F1 एंड 2F2 यूज किया जाता है। ये कन्वेक्स एंड कनकेव दोनों में सेम फॉलो होता है। देन इसका अगेन इसमें भी आकर आपको टेबल देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, देन फोकस कहाँ बनेगा, देन उसके हिसाब से साइज इंक्रीज होता चला जाता है। तो इसमें एक केस होता है कन्वेक्स में जो वर्चुअल इंडायरेक्ट में होता है। ये बिल्कुल ही कन्वेक्स लेंस का और कनकेव लेंस का जो मोस्टली नेचर ऑफ इमेज सेम होता है कि लास्ट में वर्चुअल इंडायरेक्ट बनता है, अनलेस बाकी सारे इमेज बनती है। तो इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको याद रखना पड़ेगा। तो डायग्राम अगर मैं दिखाऊं नेक्स्ट, तो डायग्राम देखोगे तो इन्फिनिटी से इमेज बन रही है फोकस पे, देन इन्फिनिटी से जैसे जैसे वो पास आता जा रहा है लेंस के, ऑब्जेक्ट भी जो है वो पास आता जा रहा है, और ऑब्जेक्ट का साइज सॉरी ऑब्जेक्ट दूर होता, इमेज दूर होती जा रही है, ऑब्जेक्ट पास होता जा रहा है और साइज इंक्रीज होता चला जाता है। देन एक टाइम ऐसा आता है कि ऑब्जेक्ट की जो साइज है इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है, ये लाइन जो है वो कहीं पर भी टच नहीं करती है, देन इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। ये सिर्फ दो लाइनों से दिखाएं, लेकिन मल्टीपल आपके बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट्स होती हैं जिसकी वजह से इमेज होती है। तो एक लास्ट केस ऐसा आता है, लेकिन जहां पर एक्चुअली लेंस की दूसरी साइड इमेज बन ही नहीं पा रही है, तो वो उसके ऑब्जेक्ट की साइड ही बनती है और वो बड़ी बनने लग जाते हैं। तो इस तरह से आपको लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के सारे जो रेज हैं वो ध्यान रखने पड़ेंगे, और जो आपकी रेज होती हैं वो या फिर आपके सेंटर ऑफ पोल से होकर जाएंगी या फिर फोकस से होकर जाएंगी,
या फिर आपके सेंटर सी है जिसे हम कहते हैं 2F1 या फिर C1 C2 भी नाम से याद रख सकते हैं, वहां से होके जाती हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है, और सेम अगर आप देखो कनकेव में दो ही ऑप्शन बनते हैं, जिसमें अगर आप लाइट ट्रैवल करवाओगे तो लाइट ट्रैवल करेगी एक ऑब्जेक्ट से, और इसमें आपके दो ही इमेज जो बनती है दैट इज वर्चुअल इंडक्ट, और बहुत ही छोटी साइज की इमेज बनेगी। बट फर्स्ट में ई और एफ में अगर आप देखोगे, ई में आपकी इसमें बड़ी साइज बनेगी, जो कि अगर आप मिरर में देखते हैं तो वहां पे बिल्कुल छोटी बनती है। बट इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें एक्चुअली अगर आप देखोगे कि कन्वेक्स लेंस में इमेज बड़ी बनने लग जाती है, कि ओबेस है वो दूसरी साइड तो बनेगी नहीं, वो ऑब्जेक्ट के साइड में मतलब फ्रंट ऑफ द लेंस इमेज बनने लग जाती है, तो ओबेस है, साइज बहुत बड़ा हो जाता है। देन अगर नेक्स्ट देखेंगे तो ये आ जाता है आपका कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में अगर आप देखोगे तो इसमें जो डाइवर्जिंग होती है, ठीक है, वो तो बिखेर देती है, तो यहाँ पर बिखेरने वाला लेंस है ये, तो बिखेरने के लिए हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लाइट फैल जाएगी तो हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो ऑपोजिट आएगी। ऑपोजिट आने की वजह से F1 पर एक इमेज बनेगी, फोकस पे बनेगी या फोकस से जस्ट पहले बनेगी। तो इसमें दो ही केस है, लेंस के पास होगा या लेंस से बहुत दूर रहेगा, तो इसके दो ही केस बनते हैं वर्चुअल इंडक्ट के, राइट। ओके, जो लास्ट एक्चुअली डायग्राम था इससे पहले वाला वो सारा कनकेव का था, तो बाय मिस्टेक मैंने इसमें मिक्स कर दिया। सो वो ये कन्वेक्स लेंस है जिसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन बनते हैं वर्चुअल इंडक्ट के लिए, और सेम अगर दूसरे मिरर में देखोगे उसमें बहुत स्मॉल साइज होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है, तो आपको वर्चुअल इरेक्ट के हिसाब से याद रखना पड़ेगा कि वर्चुअल इरेक्ट है। तो इसमें अगर आप एक साइड से देखोगे ऑब्जेक्ट जितना पास होता जाएगा देन उसका साइज उतना छोटा होता चला जाएगा, राइट। देन आपका आ जाता है नेक्स्ट ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आपको ये जो डायग्राम है ह्यूमन आई के एक साइड से सारे याद रखना पड़ेगा कि किस तरह से आपके आईज का डायग्राम है, रेटिना है, सैलरी मसल्स, इन सब के फंक्शंस याद करने पड़ेंगे। तो एक एक करके वो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो सबसे पहले आपका आ जाता है जो आउटर लेयर है दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया बिल्कुल अगर आप अपने आईज के बाहर की लेयर के देखोगे तो उसे हम आउटर लेयर कहते हैं, आउटर सरफेस या कहें प्रोटेक्टिव लेयर होती है कॉर्निया, वो आती है। देन उसके बाद आ जाता है आपका एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस में एक्चुअली एक जेल टाइप स्ट्रक्चर होता है एक्वस ह्यूमरस में, जहां से लाइट आपकी एंटर करेगी, और लाइट एंटर करेगी जब, तो वो लाइट जो एंटर करेगी पिपल से। पिपल क्या है, एक आइरिस है। आइरिस जो है वो एक तरह से ग्रेइश जो आपके कलरफुल दिखता है, डार्क जो मस्कुलर जो हमारा देखेंगे हम डायफ्रागम होता है, ठीक है, कंट्रोल करता है पिपल का साइज। तो आइरिस अगर देखोगे तो आपके जो कलरफुल पुतलियां होती हैं जिसे हम कहते हैं पुतलियां, राइट, वो होती हैं आपकी आइरिस। वो अगर साइज कम या ज्यादा होती है तो पिपल का साइज डिसाइड होता है। पिपल मतलब जो छेद हो गया बीच में, राइट, उससे लाइट आएगी लेंस के ऊपर। लेंस के ऊपर आने से जो है आपकी इमेज आपकी रेटिना पे बनेगी, राइट। तो लेंस क्या करता है, आपकी एक तरह से इमेज फॉर्मेशन करता है। और लेंस का साइज कि लेंस कितना मोटा बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट दूर का पास कैसे बनेगा रेटिना पे लेकिन बननी चाहिए हमेशा, वो कंट्रोल करता है सैलरी मसल्स। सैलरी मसल्स क्या करता है, वो जो लेंस है उसका साइज कम ज्यादा, मतलब साइज मतलब कर्वेचर, कर्वेचर मतलब कि कितना पतला लेंस उसका कर्वेचर बनेगा, तो कर्वेचर के हिसाब से सेट होता है हमारे रेटिना में इमेज बननी चाहिए, कितने दूर का कितने नेड़े का दिखेंगे। और अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल कौन करता है, आइरिस, और आइरिस कंट्रोल करता है पिपल को। पिपल एक तरह से छेद हो गया तो उस छेद से कितनी लाइट आएगी और कितनी लेंस पे लगेगी और उसके बाद रेटिना पे बनेगी, ये सारे इस तरह से कंट्रोल होता है। और हमारे एक तरह से मतलब इमेज जनरेट होती है रेटिना पे। तो पीपल रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है अमाउंट ऑफ लाइट, और पीपल को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज है, आइरिस, राइट। और लेंस को कंट्रोल कर रहा है सैलरी मसल जो उसके कर्वेचर को सेट करता है। कर्वेचर को सेट करने की वजह से फोकस या इमेज जो क्रिएट होती है रेटिना पे होती है। और हम जो अगर रेटिना पे देखेंगे, राइट, रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसमें काफी सारे जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, और ये लाइट सेंसिटिव सेल जो है जैसे ही लाइट लगती है उसके ऊपर ये जनरेट होते हैं, एक इल्यूमिनेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट होता है वो चला जाता है सारा आपको ऑप्टिक नर्व में, और ऑप्टिक नर्व से वो सारा जो सिग्नल है वो ब्रेन पे जाता है। ब्रेन में जाने के बाद आपको वो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होने लग जाती है और विजुलाइज करने लग जाता है कि वो एक पर्टिकुलर इमेज क्या चीज है, राइट। तो इस तरह से एक आईज है जो काम करता है, और किस तरह से वाई जो फंक्शन करता है, और देन हमारा जो ना इमेज फॉर्मेशन होती है और हमें आइडेंटिफिकेशन होती है। तो इस तरह से भी होता है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये एक प्रोसीजर है आईज का फॉलो करने का, राइट। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका
डिफेक्ट। तो अगर आप डिफेक्ट में देखोगे तो सबसे पहले आता है आपका मायोपिया और उसकी करेक्शन, राइट। तो मायोपिया में डिफेक्ट में होता क्या? सो मायोपिया में अगर आप देखोगे तो एक्चुअली इसका नाम है नियर साइडनेस। नियर साइडनेस मतलब इसी से कि जो डिफेक्ट है उसका फंक्शन कि नजदीक की चीज देख सकता है वो, लेकिन दूर की चीज नहीं देख सकता, राइट। तो जिसके डिफेक्ट आने की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बन पाता, वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है रेटिना से काफी पहले बन जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए एक्चुअली हम यूज करते हैं यहाँ पर कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या करते हैं, इमेज की फॉर्मेशन रेटिना पे बना देते हैं। तो और इसका रीजन अगर आप देखेंगे कि हाँ भी क्या है, तो इसका रीजन हम देखेंगे तो दो सबसे बड़े रीजन है कि एक तो आई बॉल बड़ी हो जाती है और जो आपका कर्वेचर ऑफ लेंस है वो बढ़ जाता है। कर्वेचर मतलब ओबे से मोटा हो जाना, तो बढ़ने की वजह से कर्वेचर ऑफ लेंस मोटा होना या उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाना, तो पहले इमेज बनाने लग जाता है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट आने लग जाता है। देन आपको आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो उसमें हम कहते हैं दैट विल बी कॉल्ड अ फार साइडनेस। फार साइडनेस मतलब दूर का तो दिख रहा है लेकिन नजदीक का नहीं दिख रहा, जैसा नाम है एक्चुअली उसके हिसाब से वो वर्क कर रहा है। मतलब हाइपरमेट्रोपिया में अगर आप देखोगे जिसको फार साइडनेस मतलब दूर का दिखना, राइट, नियर का ना दिखना, ऐसा होता है। तो फार साइडनेस यूज किया जा रहा है मतलब पर्सन को दूर का दिख रहा है, नेड़े का नहीं दिख रहा। नेड़े का कहाँ तक, 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर के जो दूर वाली चीज है वो तो हमारे फार साइडनेस में है, लेकिन 25 सेंटीमीटर के अंदर कोई चीज आती है जो हमारे एक विजिबल उसमें आती है, राइट। तो वो उसे 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है तभी दिखता है। 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा पास रखेगा तो उसे नहीं दिखता। तो इसको करेक्ट करने के लिए अगर आप देखोगे तो एक लेंस यूज किया, इसमें लेंस करेक्शन के लिए यूज किया गया, राइट, दैट विल बी योर कन्वेक्स लेंस। ओके, दिस वन इज कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस यूज किया गया, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। देन एक लास्ट आता है आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, सॉरी लास्ट है दो हाइपरमेट्रोपिया का। जो डिफेक्ट है दो वजह से होता है, एक तो फोकल लेंथ आईज की काफी ज्यादा हो जाती है या काफी लंबी हो जाती है, और जो आईज होती हैं वो स्मॉल हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट मोस्टली देखा गया, राइट। नेक्स्ट आता है आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में दोनों यूज होंगे, कन्वेक्स एंड कन्वे, मतलब दूर का भी दिखता है नेड़े का भी नहीं दिखता। ये मोस्टली एज की वजह से होता है। और जो लेंस यूज होता है दैट इज बायोफोकल लेंस, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस बोथ यूज होते हैं। तो इस तरह से आपका ये लेंस का सिस्टम चलता है। ओके, देन आपका था प्रिज्म। एक्चुअली ये प्रिज्म अगर आप देखो तो इसमें हमने एक लाइट देखा था, लाइट बेंड कर जाती है उसके बारे में। तो इसमें लेबलिंग ध्यान से देखना पड़ेगा कि पीई को क्या कहा जाता है, इंसिडेंट एक्चुअल रे। ईएफ को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। की प्रिज्म में अंदर आते ही लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब वो बेंड कर जाती है, क्योंकि हर एक लाइट की एक वेवलेंथ है जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है और बेंड कर जाती है। देन इमर्जिंग रे होती है जो बाहर निकल रही है, जो कि बिल्कुल पैरेलल हो जाती है हमारे जो पहले लाइन है उसके, राइट, इंसिडेंट के। देन एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का एक एंगल है, उस एंगल के बिहाफ में ही अगर आप देखोगे तो ये बेंड क्रिएट होता है। देन उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एक्चुअली अगर देखोगे एन और एन डैश से जो एक 90 डिग्री पे क्रिएट हो रहा है प्रिज्म के ऊपर, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है कि कितना एंगल बेंड होकर लाइट लग रही है 90 डिग्री से। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट के, राइट। वो भी जो बेंड होता है हमारे जो एन और एन डैश के बीच में उसका बेंड होता है। और अब इमर्जन और डाइवर्जन, वैसे तो हम I2 और R2 भी बोल सकते हैं, बट ये इमर्जन डाइवर्जन एक्चुअली क्या होता है, जब इंसिडेंट है वो सीधी जानी चाहिए थी बट वो बेंड हो गया, और कितना बेंड हो गया दैट विल बी कॉल्ड अ एंगल ऑफ डेविएशन। देन इमर्जन क्या होता है, जब वो निकल रही है तो सेम वही 90 डिग्री से उस प्रिज्म से जो निकल रही है वो कितने एंगल पे बाहर निकल रही है, दैट विल बी कॉल्ड इमर्जन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म जो देखा गया ये वो एंगल है, उनकी लेबलिंग है। तो देन उसके बाद रेनबो फॉर्मेशन कंसीडर की गई। सो नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एक रेनबो फॉर्मेशन हुई थी। रेनबो फॉर्मेशन एक्चुअली आइजैक न्यूटन ने इसके ऊपर काम किया था, जिससे उसे पता लगा कि व्हाइट लाइट जो है वो मल्टीपल लाइट कंसिस्ट करती है, जिसमें से अगर आप देखोगे रेड जो है वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कंसीडर करती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ की होती है। तभी हम देखोगे तो बारिश में या धुंध में ब्राइट लाइट जो हमें ट्रैफिक में दिखती है, इजीली दिख जाती है, वो इजीली ट्रैवल कर पाती है। और इसलिए हमें जो सुबेरे या शाम को देखोगे तो ऑब्वियसली रेड मून दिखने लग जाता है, सुबेरे और रात को, सॉरी, ढलने के टाइम, सनसेट के टाइम। लेकिन ब्लू लाइट देखोगे तो जहां सबसे कम रिफ्लेक्शन होता है तो वहां देखने मिलता है। तो प्रिज्म उस हिसाब से विप ग्लोब बना
जो ज़्यादा बेंड कर जाएगी, ज़्यादा तेज़ से रिफ्लेक्ट करती है, वो पहले निकल जाएगी, देन उसके एंगल उस हिसाब से बेंड हो जाता है। यहाँ पर प्रिज्म में सिर्फ एंगल बेंड देखा गया कि कौन कितना ज़्यादा बेंड कर जाता है। जो जितना ज़्यादा बेंड करेगा, राइट, वो उसी हिसाब से बेंड का स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो स्पेक्ट्रम को अगर आपने दोबारा से वाइट लाइट में कन्वर्ट करना, तो जिस एंगल का आपने लेंस यूज़ किया, सॉरी प्रिज्म यूज़ किया, एग्जैक्ट उसी एंगल से आप प्रिज्म यूज़ करोगे, लेकिन उसे इन्वर्टेड करोगे। इन्वर्टेड करने की वजह से क्या होता है, जिस एंगल पे बेंड हुआ था, दोबारा से वो जो स्पेक्ट्रम है वो बेंड होकर लाइट को इकट्ठी कर लेगा और एक में ले आएगा। तो बेंड दोबारा से ऑपोजिट बेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से व्हाइट लाइट निकल जाएगी। तो ये एक आइजैक न्यूटन का प्रैक्टिकल था, जिसने उसने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट चेक किया कि लाइट के कौन कौन से स्पेक्ट्रम होते हैं, लाइट में कौन कौन से कलर होते हैं। सो नेक्स्ट, देन नेक्स्ट में अगर आप देखो रेनबो फॉर्मेशन, एक्चुअली वाटर ड्रॉपलेट में भी यही सेम चीज होती है, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट में अगर देखो तो प्रिज्म साइज होता है, तो वो बिल्कुल ही ऑपोजिट सन के होता है। सन के सामने से लाइट आती है, देन रिफ्लेक्ट करके उसमें से रिफ्लेक्शन करके वो लाइट बाहर निकलती है और मल्टीपल रेज में निकलती है, जिससे आप देखोगे तो आपका पूरा एक रेनबो तैयार हो जाता है। तो रेनबो भी जो आपका प्रिज्म में से जो स्पेक्ट्रम निकलता है, सेम उसी से बनता है। देन नेक्स्ट आता है आपका स्टार प्रोजेक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेरिक में बहुत सारी गैसेज हैं। उन गैसेज की वजह से जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डेंस होता रहता है, थिन होता रहता है। तो लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो एक एंगल बनाकर हमारे आइस पे पहुंचती है, पर जैसे ही वो एटमॉस्फेयर जो है, राइट, थोड़ा सा थिन या लाइट हो जाती है, या फिर थिक हो जाता है या थिन हो जाता है, तो क्या होता है, लाइट जो बेंड करना कम कर देती है, जिसकी वजह से उसकी पाथ चेंज हो जाती है और हमारे आइज में जो लाइट एंटर कर रही है वो मूव कर जाती है, हट जाती है हमारे आइज में से, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो टिमटिमा रहा है, या फिर उसकी पोजीशन जो है, जो हमें दिख रही है एग्जैक्ट, उससे थोड़ी सी अलग होती है। तो इस तरह से जैसे मिराज इफेक्ट हो गया, लाइट जो बन जाती है टेम्परेचर की वजह से, वो ऐसा लगता है आगे है लेकिन बहुत पीछे होती है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो है इंक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में लाइट आती जाती है, और वो फिर बेंड हो जाता है एक एंगल, जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं पता लग पाती। तो इसकी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ लाइट भी होती है। नेक्स्ट आता है आपका सन। अगर आप देखोगे हॉरिजॉन से, तो सनराइज सनसेट दो चीज़ है। एक तो 2 मिनट का डिले होता है। 2 मिनट का डिले क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में लाइट रह जाती है, या जैसी सनराइज होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में लाइट आ जाती है, राइट, जिसकी वजह से वो हमें 2 मिनट पहले ही ऐसा लगता है कि उग गया, लेकिन 2 मिनट बाद जो सन है वो राइज होता है या सन उगता है, ठीक है। और जब वो सनसेट होता है तो ऐसा लगता है सूरज डूब गया, लेकिन वो 2 मिनट बाद एक्चुअली अगर आप देखोगे तो पहले डूब चुका होता है, और 2 मिनट बाद हमें पता लगता है कि वो डूब चुका है। 2 मिनट का डिफरेंस है कि सूरज ढल पहले गया है, लेकिन हमें बाद में 2 मिनट पता लगता है, राइट। और हमें लगता है सूरज उदय हो गया या सूरज जो है वो आ चुका है, लेकिन वो 2 मिनट बाद में वो ऊपर राइज होता है। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है लाइट, वो एक बैंड क्रिएट कर लेती है। बैंड क्रिएट करने के बाद लाइट हमारे पास पहले पहुंच जाती है, और जाते टाइम लाइट जो है वो सन पहले सेट हो चुका है, लेकिन फिर भी एक एटमॉस्फेयर में बेंड होने की वजह से वो लाइट अभी भी हमारे पास आ रही है। तो इस वजह से सनसेट और सनराइज में 2 मिनट का डिफरेंस है, कि सनराइज जो होता है वो 2 मिनट बाद में होता है, हमारे पास लाइट पहले पहुंच जाती है। सनसेट पहले हो जाता है, लेकिन 2 मिनट बाद हमें रियलाइज होता है कि सनसेट हो चुका है, राइट। और एक है इसमें कलर का, राइट। तो कलर भी इसी तरह से डेवलप होता है, तो उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। तो नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट में जाते हैं। तो क्या किया गया, एक लाइट ली गई, सोर्स ऑफ लाइट एस, वो एक लेंस से उसका पूरे स्पेक्ट्रम को पास किया गया कोलाइडल सोल्यूशन में, राइट, दैट विल बी ए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा। देन उनसे पास किया तो देखा तो जो लाइट पास हो रही थी दूसरे लेंस से और मीडियम पे लग रही थी, वो ऑरेंज से रेड, जैसे जैसे हमारे सोल्यूशन डार्क होता जा रहा था तो रिफ्लेक्शन बढ़ती चली जा रही थी, जिसकी वजह से वो लाइट जो है वो ऑरेंज से रेड की तरफ जाई जा रही थी, और जिसकी वजह से हमें रेड कलर दिख रहा था। दैट विल बी ए कोलाइडल सोल्यूशन की वजह से रिफ्लेक्शन बढ़ती जाती है, एंड कहीं तो हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बढ़ती जाती है और रेड कलर हो जाता है, राइट। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका जो कलर है। तो अगर आप देखोगे सन जब उग रहा होता है, सूरज जब उग रहा होता है, तब एरिया जो ज़्यादा है, एरिया, तो उस एटमॉस्फेयर में एरिया ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो जितना भी ज़्यादा एरिया ट्रैवल करना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्शन रहेगी, और जो ज़्यादा हाई वेवलेंथ का है सिर्फ वही ट्रैवल करके पहुंच पाता है, तो रेडिश कलर का हो जाता है, राइट। और जितना कम ट्रैवल करना पड़ेगा उतना ब्लू या कहें तो वाइटिश कलर, ये मोस्टली ब्लू कलर जो होता है, जब हमारे सन सर पर होता है, सर पर होने की वजह से बहुत कम एटमॉस्फेयर को ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो हमारे
लेफ्ट साइड, लेफ्ट होरिजोन या फिर राइट होरिजोन पे आ जाता है जो हमारे, तो उसको एटमोसफेयर को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो आप लाइन से की लेंथ ही देख सकते हो इसमें, अगर आप ब्लू और जो ब्लू लाइन के बीच की उसमें देखोगे, तो अगर आप इसको एक्स एक्सिस में देखोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा, लेकिन ऊपर से नीचे वाई एक्सिस में देखोगे तो बहुत कम ट्रैवल करना पड़ेगा। तो स्कैटरिंग कम होती है। स्कैटरिंग कम होने की वजह से जो लाइट है, राइट, वो हायर वेवलेंथ पहले पहुंचेगी, राइट, और जो लोअर वेवलेंथ है वो कम स्कैटर करेगी। तो कम स्कैटर करने की वजह से वो हमें ब्लू दिखती है, ज़्यादा स्कैटर करने की वजह से हमें रेड दिखती है। तो इस तरह से सन जो हमें रेड एंड जो सॉरी स्काई है जो हमें रेड